चलिए, उसको रिवीजन भी कर लिए होंगे। यस सर। डायरेक्शन किस लॉ से निकलता है? डायरेक्शन निकालने लेंज लॉ, ठीक है। वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है? द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। चलिए, रिवीजन भी हो गया है, तब तो अब आगे भी। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हो गया था, रोटेशनल की बात करेंगे। रोटेट करेगा कोई सिस्टम तब ईएमएफ कितना डेवलप होगा उसकी बात करेंगे। और कल ये टॉपिक समाप्त भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले यदि बात की जाए तो पहला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ में क्या होगा वो समझ लीजिए। मान लिया जाए एक कोई रॉड है जिसका एक एंड यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा एंड ऐसे है, ये रॉड है, ठीक है। नाम रख दीजिए रॉड का, PQ रख देते हैं, है ना। अब यह जो है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह प्रेजेंट है पहले से ही इस पूरे रीजन में। और ये क्या है? बी है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर सबसे पहले एल जो है लेंथ है ऑफ रोटेटिंग रॉड है, रोटेटिंग रॉड है जो PQ है। ओमेगा जो है वह एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड है। और वो भी यूनिफॉर्म है आपका, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। एंगुलर स्पीड है जो है आपका क्या है? यूनिफॉर्म है। इस बात को आप समझ लीजिए इसी तरह से। क्या है ये? यूनिफॉर्म है, इस बात को समझ लीजिए। और बी भी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है आपका? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है आपका? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देख लीजिए बात ध्यान से। अब यहां पर भी वही काम करेंगे। मान लेते हैं कि dt टाइम में ये थोड़ा सा एंगल मेजर किया कर गया होगा। मान लीजिए dt टाइम में ये थोड़ा सा एंगल रोटेट किया होगा, एकदम थोड़ा सा, जिसका नाम d थीटा लिखते हैं। और कितना टाइम में? dt टाइम में रोटेट कर गया होगा। तो यहां पर होगा चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इन टाइम dt, इन टाइम dt इक्वल टू क्या होगा? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्किल का फॉर्मूला आता है। तो इस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है तो हमें बताइए जल्दी से। सेक्टर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ये जितना एरिया डॉटेड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया कैसे निकालते थे हम लोग, जबकि उसका एंगल डी थीटा है। ये सब हम लोग मैथ डी थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं बात को कि क्या करना है यहाँ पर। नहीं, डी थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग एरिया निकालने चलेंगे तो यूनिटी मेथड लगा देंगे सीधा सीधा। यानी कि अगर हाफ सर्किल का एरिया निकालना रहता तो हम लोग क्या करते हैं? हाफ सर्किल का एरिया तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हाफ सर्किल का एंगल पाई होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए पाई बाई 2 आ जाता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। यानी समझ सकते हैं कि एरिया यहाँ कैसे निकाले। आई चेंज इन एरिया हुआ, एरिया में इतना चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स तो वो तो आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड गुने चेंज इन एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया निकालेंगे तो डी फाई का जो वैल्यू आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पाई आर स्क्वायर और डी थीटा बाई 2 पाई, पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, सॉरी आर स्क्वायर के बदले एल स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ही रेडियस का काम कर रहा है। बाय फ्राडे, फ्राडे लॉ
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप क्या लिख सकते हैं, E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, और फाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है बी एल स्क्वायर डी थीटा बाई टू बाई डी टी। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है, एंगल बटा टाइम को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो ई बराबर हो गया माइनस डी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, योर आंसर। देखिए v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी एल ओमेगा है लिखे हैं, ओमेगा के बदले लिखिएगा तो v बाई एल आ जा, तो ये बराबर होगा माइनस डी एल वी बाई टू हो जाएगा, और v जो है आपका टेंजेंटियल स्पीड है, टेंजेंटियल वेलोसिटी है रॉड के इंड का। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी पोलरिटी की बात करते हैं, पोलरिटी कैसे निकलेगा, तो देखिए ये बात समझिए ध्यान से, ये है ऐसा, ये रॉड अगर थोड़े समय के लिए स्टडी कीजिएगा तो लगेगा कि आपको जस्ट ऊपर जा रहा है, और जस्ट अगर कोई रॉड ऊपर जा रहा है ऐसे, जस्ट आपको लगेगा कि इधर की ओर वेलोसिटी है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप लोग खुद बताइए कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल निगेटिव होगा, आपको खुद सोचना है, पिछले क्लास में सब पर डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह तो से। ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। नहीं नहीं, ये रॉड ऊपर नीचे नहीं, आपको माइनस आई प्लस आई में हमको बता देना है आंसर। देखिए कुछ नहीं कीजिए, हम निकालने के लिए एक और शॉर्टकट टेक्निक बताए थे, क्यू भी क्रॉस बी, टेंशन काहे लेते हैं, देखिए शॉर्टकट से बताइए, जे क्रॉस माइनस के क्या होगा, माइनस आई होगा, यानी दिस टर्मिनल पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल नेगेटिव, यानी सेल जो है आपका ऐसा बिहेवियर शो करेगा, यानी कि ये भी जो बैटिक है आपका ऐसा बिहेवियर शो करेगा, देख लिए ध्यान से, ऐसा, यानी रोटेशनल ईएमएफ में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहेवियर शो करेगा, ये है रोटेशनल ईएमएफ। बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फार्मूला को जरूर याद करेंगे हर हाल में, तो हम लोग मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ दोनों देख लिए हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमको बोलिए, किन्हीं को हम बताने के लिए तैयार हैं, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, किसी तरह का भी प्रॉब्लम है तो जरूर बतलाइएगा। चलिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान से अगर समझिएगा बातों को, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझ सकते हैं। चलो आगे देखिए इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जो है ना, वो आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल किस तरह से आपका यहाँ पर अप्लीकेबल है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल किस तरह से अप्लीकेबल है, यानी कि इन EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंजर्वेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अप्लीकेबल, क्या होगा, अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल है, इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं क्यों अप्लीकेबल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हर हाल में अप्लीकेबल है, और लेंज ने कहा था उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये रेल का पटरी है जो मेटल का बना हुआ है, सीधा 100% एकदम, है ना, यहाँ पर एक जो है आपका
यहाँ पर मैं एक स्विच भी लगा देता हूँ और यहाँ से बाहर करंट निकालता हूँ। बाहर करंट निकालने का मतलब बल्ब लगा देंगे, पंखा लगा देंगे, जो चलाना है चलते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, लाइट देने वाला सिस्टम है ना, फिलामेंट बल्ब है। यहाँ स्विच लगा देते हैं। इस बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको आर मान लेते हैं। इस पूरे जितना बड़ा रॉड है ये सब फिक्स्ड है, ये सब जितना भी रॉड है फिक्स्ड है। क्या है? सब फिक्स्ड है, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। क्या है आपका? फिक्स्ड है। ठीक है। अब हम एक टेक्निक लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी जगह क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब एक रॉड में लाया हूं, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब है ऐसा दो रॉड आपका रखा हुआ रहे पैरेलल, इस पर एक रॉड ला करके इसको क्या करें, हम इस पर स्लाइड करवाएं, मतलब इस तरह से इसे स्लाइड करवाएं। जैसे ही हम एक कोई दूसरा रॉड ला करके इसको स्लाइड करवाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ये मूवेबल रॉड है जो रेड से दिखा रहे हैं, ये v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ेगा। कितना से? v वेलोसिटी से ये आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब बढ़ रहा होगा। अब खुद आप सोचिए, जब v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा होगा तो इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा? देख लीजिए ध्यान से। तो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। यानी ऊपर पॉजिटिव होगा, यानी कि ये बैटरी का जो बिहेवियर शो करेगा इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। यानी बैटरी का कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो आप समझ सकते हैं ऐसा सिंबल होगा, ये प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, यही ना, ऐसा बिहेवियर शो करेगा। सर्किट क्लोज नहीं है, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हेन स्विच क्लोज, व्हेन स्विच क्लोज, switch closed, when switch closed, current set up in the circuit, current set up इन सर्किट, शॉर्ट में CKT लिख रहे हैं, सर्किट में करंट सेटअप होगा। जैसे ही इसको स्विच ऑन करेंगे तो आप बल्ब आपका जलने लगेगा। तो आप जानते हैं वी नो डैट, वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई? EMF जो यहाँ डेवलप होगा ई, वो BL भी होता है, ये बात आपको पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा, वायर आगे भी बढ़ से जाएगा और सर्किट में करंट भी फ्लो करता रहेगा, क्योंकि ये भी मेटल का रॉड है। आप इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो करंट इन सर्किट क्या होगा भाई? करंट इन सर्किट क्या होगा? CKT, सर्किट वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये तो बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि BLV/R होगा। अब कितने लोग को याद है फोर्स ऑन करंट वायर, करंट ILV वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो आई, ILV हाँ ILV फोर्थ चैप्टर का लोरेंज फोर्स का सबसे लास्ट डेरिवेशन था। अब ये आप समझिए कि एक रॉड जो है आपका कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो है, और इसमें करंट का डायरेक्शन आई जो है इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि इसमें करंट का डायरेक्शन आई जो है आपका इस तरह से है। अब बताइए, फोर्स का फॉर्मूला तो ILV होता है, ये बात आपको पता है, IL×B होता है, ये बात आपको पता है। तो मैं फोर्स जब लिखने चलूंगा तो हमको पता है कि करंट यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है BLV/R है, और लेंथ गुने मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन बताएगा, किधर लग रहा है? आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन के टर्म में आंसर बतलाना है, क्योंकि ये भी चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन बतलाएगा? वेस्ट।
वेस्ट होगा, मतलब कि इधर की ओर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन जब निकालने चलेंगे तो करंट का डायरेक्शन लेंगे यहाँ, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर जे है, क्या है आपका जे है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, माइनस के है, तो जे क्रॉस माइनस के माइनस आई होता है, यानी माइनस आई मतलब ईस्ट की ओर लगेगा, इधर सॉरी वेस्ट की ओर लगेगा, किधर लगेगा वेस्ट की ओर, यानी फोर्स वेस्ट की ओर लग रहा है। कौन, मैग्नेटिक फोर्स है ये। अब आप सोचिए, अगर इस रॉड को धक्का देके छोड़ दीजिएगा, जैसे ही करंट सेटअप होगा सर्किट में, इस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक फोर्स अपोज में लगने लगेगा, इसका मोशन घटेगा कि बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा, तो मोशन ऑलवेज घटेगा क्योंकि फोर्स अपोज में लग रहा है। अब बात समझ लीजिए, आप धक्का देके छोड़े पेन को, इधर रॉड को छोड़ दिए, हाँ जब तक स्विच ओपन नहीं है तब तक करंट नहीं है और तब तक फोर्स नहीं है, यानी कि सब कुछ अगर स्मूथ है, चिकना है एकदम 100%, तो रॉड को धक्का देके छोड़ देंगे तो रॉड चलते जाएगा इस पटरी पर। लेकिन जैसा ही सर्किट क्लोज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड पर लगने लगेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कौन लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स को बी से एफ बी से डिनोट करते हैं कि एफ बी मैग्नेटिक फोर्स है। अब हम चाहते हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इसको यूनिफॉर्म मोशन से आगे मूव करवाता रहूं, ये मेरी इच्छा है, तो मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स, तभी ये मेरी इच्छा पूरा हो सकता है। यानी कि तब तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप लिख सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, एनएलएम से क्या लिख सकते हैं भाई, मोशन के तरफ वाले फोर्स को हम लोग प्लस लेते हैं एफ एक्सटर्नल, अपोजिट वाले को माइनस लेते हैं, दो ही फोर्स है, इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन, लेकिन हमको यूनिफॉर्म मोशन से मूव करवाना इसलिए है जीरो होगा। और तब तो हर हाल में कम से कम हमको एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर लगाएंगे, तभी जा करके हम इस रॉड को यूनिफॉर्म मोशन से मूव करवा पाएंगे। यानी तब तो एक्सटर्नल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई ओ भी आर ही होगा। ये प्रूफ हो गया, यानी मैं कम से कम इतना फोर्स लगाऊंगा तभी ये मूव करेगा। तो पावर डिलीवर बाई एक्सटर्नल एजेंट, पावर डिलीवर या पावर एक्सर्टेड कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा टर्म, पावर एक्सर्टेड exerted by external एजेंट या पावर एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, वो फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर का फॉर्मूला होता है। इसलिए एक्सटर्नल पावर जो हो गया, एक्सटर्नल पावर जो हो गया, आप उसको अगर समझेंगे तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर हो गया, बाहर से इतना पावर दिए। और आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं भाई, पावर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, वो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुने करंट, वोल्टेज गुने करंट, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं, आप जिस फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। आप, आपको वोल्टेज से निकालना है वहां से निकाल लीजिए, आपको करंट से निकालना है, दोनों से निकालना है, कैसे निकालिए, बात एक ही है। तो इस पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो भी वही आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। यानी कि यहाँ प्रूफ हो गया अब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल 100% अप्लीकेबल है, क्योंकि ये बल्ब उतना ही पावर कंज्यूम कर रहा है जितना पावर मैं बाहर से इस रॉड को खींचने में लगा रहा हूँ, और मेरे ही पावर के चलते इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, अप्लीकेबल है 100%। बात समझ में आ गया। इसमें कितना सारा फॉर्मूला है वो सब याद कीजिएगा, फोर्स का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला सब याद करके रख जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस बार सीबीएसई बोर्ड आपको छोड़ेगा नहीं, बहुत सारा फॉर्मूला पूछेगा ये सब।
है ना। तो पावर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। अब देखिए ध्यान से सुनिए, एनर्जी कंजर्वेशन हर हाल में अप्लीकेबल है। तो आप याद कीजिए, आपके घर में पार्टी फंक्शन होता होगा, है ना। तो जर एक जनरेटर चलते रहता है, खट 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 खट, है ना। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। आप बताइए, अगर 5 हॉर्स का जनरेटर है, 5 HP का जनरेटर है, तो कितना पावर सप्लाई करेगा? एक फ्लैट को भी अच्छा से नहीं दे सकता है वो। यानी सोच लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। आप सोच लीजिए, आप अगर अपार्टमेंट में रहते होंगे, अपार्टमेंट में बड़ा सा जनरेटर होता है, और उस अपार्टमेंट में बड़े से जनरेटर से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल बल्ब, लाइट, फैन ये सब जला सकते हैं, एसी तो आपका नहीं चलेगा। अब आप सोचिए कि जहां पावर प्लांट लगा होगा, वहां पर कितना भयानक जनरेटर लगा हुआ होगा, जो बाई फोर्सली इसको पुल करता होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता होगा। वहां पर कितना हैवी जनरेटर होगा, है ना। तो हमारे इंडिया में आपको 3 तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एक तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नदी पर बांध बना दीजिए, है ना, और उस नदी से इस जनरेटर को घुमाइए। मतलब इसका रोटेशनल में भी ले जा सकते हैं हम, प्रूफ कि यहाँ से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोटेशनल भी एनर्जी कंजर्वेशन लागू होगा। अब टरबाइन को घुमाना है तो हाई स्पीड में घुमाना पड़ेगा आपको, है ना। और हाई स्पीड में घुमाने के लिए आप सोच लीजिए कितना प्रेशर से पानी डालना पड़ेगा। तो गंगा नदी पर तो कम से कम वैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाका से निकलता है। आप 1 मीटर पानी ऊपर चढ़ाइएगा, 2 मीटर, तो पता चलेगा कि सबसे पहले पटना ही डूब जाएगा आपका। सोच लीजिए, सबसे पहले पटना ही डूब जाएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होगा? जहाँ पहाड़ी इलाका में मिले। तो देखिए, आपका झारखंड में है एक दो जगह, तिलैया डैम का आप नाम सुने होंगे, जहाँ पर आपका पावर जनरेट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 2 फायदा होता है, एक तो आपका पानी जमा के तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, और जो पानी का जो फ्लो निकलेगा, उसको गर्मी में हम लोग खेत पटाने के लिए भी यूज करते हैं। 2 फायदा होता है, इसलिए वैसा किया जाता है। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट की बात कीजिए। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा? कोयला बहुत लगेगा। कुछ दिन पहले ही सब जगह पूरे इंडिया में लग रहा था कि कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, पावर कैसे चलेगा। तो याद कीजिए, सबसे पहला इंजन कौन सा है? जो हम लोग के साइंस में सबसे पहला इंजन कौन सा खोज हुआ है, बताइए आप लोग। जेम्स वाट वाला स्टीम इंजन। कौन? Yes, sir. जेम्स वाट। हाँ, स्टीम इंजन नाम सुने हैं ना। Yes, sir. पानी वेपर से वो इंजन बनाया था। वही इंजन आज भी लगा हुआ है आपका थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि आपका कोई डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन इतना ताकत ही नहीं रखता है कि पूरे बिहार राज्य को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे, और उस जनरेटर को कोई घुमा दे। सोच रहे हैं कितना भयानक वो आवाज करेगा? पहले सोच लीजिए कि अगर आपका 5 हॉर्स का जनरेटर जब शादी पार्टी फंक्शन में आता है तो कितना हल्ला मचाए हुए रहता है, कितना दूर तक आवाज जाता है। गांव में चलता है तो दो चार पांच गांव के तरफ चला जाता है वो आवाज। और बताइए कि पूरे बिहार राज्य को इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, वो थर्मल पावर प्लांट में अगर जनरेटर लगा दीजिएगा, तो सोचिए उसका कितना हैवी इंजन बनाना पड़ेगा पहले, और कितना पेट्रोल डीजल खाएगा पर डे के हिसाब से, पर मिनट, डे तो छोड़ दीजिए, पर मिनट के हिसाब से कितना पावर, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लागू है ना। तो उसके लिए आपको पावर थर्मल पावर प्लांट बैठाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है, आपको पानी को गर्म करके स्टीम बनाइएगा, वही स्टीम इसको घुमाता है। आने की समझ लीजिए, अभी भी सबसे पहला इंजन जो खोज हुआ था उसका कितना इंपॉर्टेंस है। और उसको हटा दीजिएगा तो बताइए, आपका जनरेटर ही नहीं चलेगा, तो आपका बिजली ही नहीं पैदा होगा। इसे समझ लीजिए, है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये जो है स्टीम इंजन तो सिस्टम से गायब हो गया होगा कब का। नहीं, लेकिन गायब नहीं हुआ है, अभी भी लगा हुआ है थर्मल पावर प्लांट। चले आगे। देखिए, ये आपका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन लागू होगा। इसको सीन शॉट लेना तो लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, बात को अगर समझते हैं अच्छी तरह से, तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल छुपा के दिया हुआ है। अगर इस फॉर्मूला नहीं पता होगा
तो इस बार भी जेईई में यहाँ से क्वेश्चन एक आया था। छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, मैं रिलेशन निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको बातें समझ में आ जाएगी। वह रिलेशन है रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो एंड चेंज इन फ्लक्स। रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ चार्ज relation between flow of charge and change in flux magnetic flux बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, आप बताइए ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है -d∅dt। ये बात आपको पता है, इसको मॉड में ले लीजिए, मैग्नीट्यूड की बात मैं करूंगा। ये इक्वेशन ईएमएफ ई मतलब वोल्टेज बराबर IR होता है, ये भी आपको पता है। और इस फार्मूला को आप dq/dt भी लिखते हैं, ये भी बात आपको पता है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। दोनों वोल्टेज का फॉर्मूला दोनों को इक्वल कर दीजिए, dq/dt इंटू R इक्वल टू होगा d∅dt। dt गायब हो गया, तो dq होगा चार्ज फ्लो जो होगा फ्लक्स चेंज पर यूनिट रेजिस्टेंस के बराबर होगा हर हाल में। अब याद कीजिएगा ध्यान से, सर्किट में जो चार्ज फ्लो करेगा ना चेंज इन फ्लक्स के, और रेजिस्टेंस अगर सर्किट में ज्यादा दीजिएगा तो फ्लक्स चेंज होने के बाद भी चार्ज ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, करंट ज्यादा नहीं होगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, इस फार्मूला का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैं आगे बढ़ता हूं, अब देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सिंपल सा है, कंसेप्ट है, याद हो गया फॉर्मूला 100%। तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, आपको क्या लगता है, सारा साइंटिस्ट एक दूसरे का अपोज नहीं करता होगा क्या? हम लोग अपने आपस में अपोज करते हैं, साइंटिस्ट लोग भी अपोज करता होगा, और जरूर करता है। एक दूसरे के थ्योरी को अपोज नहीं करेगा तो थ्योरी में सुधार कैसे आएगा, ये बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक करंट है जिसका नाम है एडी करंट। क्या है? एडी करंट, EDDY, और करंट CURRENT, एडी करंट है। क्या है आपका? एडी करंट है। जरा गौर कीजिएगा, एडी करंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एडी करंट क्या होता है उसको समझना है, ठीक है? तो देखिए, मैंने कहा अभी तक जो भी पढ़े हैं, मेटल का कैसा भी लूप हो, क्लोज लूप हो, मतलब सर्कुलर हो, आर्बिट्री लूप हो, कैसा भी लूप हो, अगर उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट पैदा हो जाता है। और करंट या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फौकॉल्ट। क्या नाम था? फौकॉल्ट। समझ लीजिए, वो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ नहीं, सीधा कहा कि हम रिंग नहीं लेंगे, हम वायर नहीं लेंगे, वायर का क्लोज लूप नहीं लेंगे, हम पूरा मेटल का प्लेटे ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मेटल का प्लेट। अब सोच लीजिए, हम ये रिंग नहीं है, पूरा मेटल का प्लेट है ये, इसके क्रॉस फ्लक्स को चेंज करवाएंगे, इसके क्रॉस हम नॉर्थ और साउथ पोल को मूव करवाएंगे, तो देखते हैं आखिर क्या होता है। तो सब एक दूसरे को अपोज करता है, तो हम भी देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो उन्होंने जैसे ही इसके आगे पीछे किया मैग्नेट को, तो ये मेटल प्लेट हॉट हो गया। अब हॉट हो गया तो हॉट होने का रीजन भी खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा? तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद इनको कुछ लगा कि यहाँ पर जो है, जब आपका फ्लक्स चेंज कर रहा था तो एक डायरेक्शन करंट का इसलिए मिल जा रहा था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वायर का लूप था, बीच में स्पेस खाली था। लेकिन यहाँ पर तो मेटल का प्लेट सब जगह भरा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब तो हर एक जगह यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा,
समय के साथ साथ। और वोल्टेज जो डेवलप हो रहा होगा, तो वोल्टेज डेवलप यहाँ बहुत देर तक रह नहीं पाएगा, क्योंकि सभी जगह मेटल ही मेटल है। पोटेंशियल डेवलप होगा इसके चलते, लेकिन तुरंत करंट फ्लो कर जाएगा फट से। और करंट किधर से फ्लो करेगा? जिधर से रेजिस्टेंस कम रहेगा उधर उधर डायरेक्शन से फर्स्ट से फ्लो करेगा, एकदम फास्ट में। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा और फिर वैनिश आउट हो जाएगा, मतलब विलुप्त भी हो जाएगा तुरंत। मतलब डेवलप भी होगा, विलुप्त भी होगा, डेवलप भी होगा, विलुप्त होगा। यानी ऐसा होगा कि हमेशा प्रेजेंट टाइम चलते रहेगा ये। और जब पोटेंशियल डेवलप होगा और करंट डेवलप होगा किसी भी कंडीशन में, और रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, तो आपको पता है आई स्क्वायर आर टी फार्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर बाई आर टी फार्मूला लगा दीजिए। मतलब कि आपको अब यहाँ हीटिंग इफेक्ट होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। इसीलिए मेटल प्लेट गर्म हो जाता है। लेकिन इसका नाम इड्डी करंट क्यों पड़ा, इसको भी समझना पड़ेगा। इड्डी ही क्यों नाम रखा हुआ है? तो एक बात समझ लीजिए, आप लोग नदी के पास जहां पानी चल रहा हो, कोई तालाब में तो ना पानी मतलब शांत रहता है, नदी के जहां धारा चल रहा है वहां पर देखिएगा, तो नदी की धारा जब चलते रहता है ना, तो देखिएगा कि पानी जो है गोल गोल घूम के खत्म हो जाता है, फिर गोल गोल घूम के खत्म हो जाता है। उसका क्या नाम है आप लोग को पता है? पानी जहाँ चलते रहता है थोड़ा रफ्तार में, तो देखिएगा अपने से पानी घूमेगा, गोल गोल खत्म हो जाएगा, पानी घूमेगा, गोल गोल खत्म हो जाएगा, बहुत देर के लिए नहीं बनता है। क्या नाम है इसका, पता है? Sir, swirling. ऐसे तो ये कोई गांव में नहीं बोलता है, हम गांव की बात बोल रहे हैं, आप घर में जो सुने हैं उसकी बात हम बता रहे हैं। भंवर, भौरी, ये सब नाम सुने हैं गांव में कि धारा में बहुत भौरी है, गोल गोल घूमेगा। और ज्यादा दूर हम कहाँ आपको दिखा रहे हैं, आप बाथरूम में क्या कीजिए ना, स्नान करने जाते हैं तो पानी ज्यादा एक बाल्टा क्या कीजिए उसे डाल दीजिए, और अगर आपका नाली का छेद छोटा होगा तो देखिएगा वहां भी पानी घूमने लगता है और तब वो अंदर जाता है। या बेसिन में क्या कीजिए, पानी भर दीजिए, है ना, कपड़ा उपड़ा डाल के उसका देखिए भाई कपड़ा निकालिए, देखिए पानी जब खींचेगा तो गोल गोल घूमने लगेगा। उसको भंवर भौरी कहते हैं हम लोग बिहार में, लेकिन अंग्रेजी में तो उसको स्वर्लिंग ही कहा जाता है। स्वर्लिंग इडीज पूरा नाम है ना। तो स्वर्लिंग इडीज से ही इडी चुराया गया, वहां से नाम, इसे नाम पड़ गया इडी करेंट, क्योंकि जो साइंटिस्ट को है लगा कि जस्ट उसी के जैसा इसमें फिनोमेना हो रहा है, इसे नाम पड़ गया इडी करेंट। ठीक है, तो इडी करंट जो है हर हाल में आपका करंट, एनर्जी का लॉस करवाएगा ये। क्या चीज का लॉस करवाएगा? एनर्जी का लॉस करवाएगा ये हर हाल में। अब आपको आप सोच लीजिए, क्योंकि इडी करंट मेटल प्लेट में तो डेवलप होगा कि नहीं होगा, हर हाल में होगा। तो इडी करंट समझ में आ गया कि क्या होता है इडी करंट, क्यों डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है, कहाँ डेवलप हो सकता है? तो मेटल के प्लेट में। कब डेवलप होगा? तो मेटल के प्लेट के क्रॉस अगर फ्लक्स चेंज करे तब डेवलप होगा। ध्यान सुनिएगा, एडी करंट में ज्यादा पॉइंट नहीं लिखाएंगे, आपका पॉइंट लिखा हुआ है, आपके पास कॉपी है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स जो है उसमें सब लिखा हुआ है, इसमें कहानी है, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। आप लोग पहली बार ये बताइए अब आप कि एडी करंट कहाँ कहाँ पैदा होता है आपके घर में, आपके इन्वायरमेंट में, जहां देखते हैं, जिसका यूज आप करते हैं या समझते हैं बात को, किस इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट पैदा होता है? क्योंकि एडी करंट तो पैदा होगा, हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। कोई एक आध एग्जाम्पल बताइए। मेरे पास तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। मैं बता दूं, जहां जहां क्वाइलिंग है, आप याद कीजिए, इसके पहले पढ़ाए थे मोटर, मोटर, डायनमो, फैन, ये सब जो भी है, याद कीजिए मोटर में क्वाइलिंग होता था और उसमें टॉर्क लगता था। आप पंखा को खोल के देखिएगा, है ना, तो उसमें भी देखिएगा क्वाइलिंग होता है। ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो उसमें क्वाइलिंग होता है, इस बात को समझ लीजिए।
देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं इससे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाए थे। इसमें बल्ब जोड़ देंगे और ये मैग्नेट है मेरे पास, है ना। इस मैग्नेट को अगर मैं यहाँ पर, ये देखिए मैग्नेट भी है, अगर यहाँ पर ऐसे आगे पीछे ले जाऊंगा तो इसका बल्ब जलने लगता है। तो उसमें देखिए बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न दिख रहा होगा, कॉइलिंग किया हुआ है। और इस कॉइलिंग के अंदर देखिए, कॉइल के अंदर, ये कॉइल जो है ना, इस कॉइल के अंदर देखिए क्या है, लोहा डाला हुआ है। और लोहा कैसे डाला हुआ है, तो प्लेट काट काट के डाला हुआ है। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि लोहा जो है प्लेट काट काट के यहाँ डाला हुआ है, प्लेट के जैसा देखिए है ना, बहुत सारा प्लेट है, उसका आपका दिख रहा होगा पिक्चर, है ना। और ये जो है इसमें दो वायरिंग है, इसमें बहुत सारा वायरिंग है, नंबर ऑफ टर्न है लगभग 1000 नहीं, लगभग 4000 से 5000 टर्न होगा। और तब इसमें से एक बल्ब जल सकता है, छोटा मोटा, वो भी बहुत बड़ा बल्ब नहीं, आपके रूम का बल्ब नहीं जलेगा, है ना। छोटा मोटा बल्ब जो है, टॉर्च लाइट वाला, ये सब जलेगा। और ये यहाँ एडी करंट पैदा होगा, क्योंकि आप जब ये मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ ले जाऊंगा, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ ले जाऊंगा और इसके पास ले जाऊंगा, तो इसमें इस मेटल के प्लेट में भी फ्लक्स चेंज करेगा और इस कॉइल में भी फ्लक्स चेंज करेगा। अब इस कॉइल के अंदर इस मेटल को डालना क्यों जरूरी है, नहीं डालेंगे, क्योंकि एडी करंट तो हीट इफेक्ट करके इसको बर्बाद कर देगा करंट को, नहीं डालना चाहिए। लेकिन आपको बताया है ना कि जहां जहां कॉइलिंग होगा, ये वायर का कॉइलिंग जहां जहां होगा, ये कॉइलिंग, उसके अंदर मेटल का रॉड डालना बहुत जरूरी है। मेटल का कौन सा मेटल, सिर्फ सॉफ्ट आयरन, ओनली सॉफ्ट आयरन। हिस्टेरेसिस लूप 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ाए हैं, हिस्टेरेसिस लूप, यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मेटल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन। तो उस सॉफ्ट आयरन का मतलब क्या होता है, याद है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड से तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज, उसको सॉफ्ट कहते हैं। दो तरह का फेरोमैग्नेटिक पढ़ाए थे, सॉफ्ट और हार्ड। तो सॉफ्ट वाला है ये, तो सॉफ्ट वाला है। सॉफ्ट मतलब ये नहीं कि लोहा को दाबिए तब पिचक जाएगा, हम दाब देंगे तब पिचक जाएगा, ये पिचकने वाला नहीं है। सॉफ्ट का मतलब कुछ अलग होता है, वो समझ लीजिए। अब इसको डालना मजबूरी क्यों है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज करेगा। याद कीजिए, आप लोग अपोज भी किए थे कि सर इतना ज्यादा मैग्नेटाइज क्यों हो जाएगा, और हम बताए थे कि कॉइल के अंदर जब सॉफ्ट आयरन डालेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जब मीडियम आ जाएगा, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो होबे करेगा, और मैग्नेटाइजेशन के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यह मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा टाइम से बढ़ाता है, क्योंकि आपको याद होगा काई का जो वैल्यू होता है आयरन के लिए 4999 होता है। यानी सोचिए कितना गुना मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा टाइम से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है, हजार हजार गुना तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो आपका फ्लक्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ेगा, सीधा कॉइल डालिएगा, फ्लक्स बहुत घट जाएगा। तो आपका बताए टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा ही नहीं, आपका टॉर्क लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला याद कीजिए, NIAB, है ना। और जनरेट, तो बात समझ में आ गया। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर मैग्नेट, सॉरी, कॉइल के अंदर हम लोग आयरन को डालना मजबूरी है मेरे पास। क्या मजबूरी है, कि आपका जब तक आयरन पीस डालेंगे नहीं, यहाँ पर फ्लक्स बहुत कम होगा, बहुत कम, इतना कम कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसके कारण कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं चलेगा, जनरेटर भी नहीं बन पाएगा। तो जब आपका आयरन डालना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हजार हजार गुना तक ये बढ़ाएगा स्ट्रेंथ को, यानी फ्लक्स को 1000 गुना बढ़ा देगा, तो आयरन को तो डालेंगे ही, लेकिन उसके बदले हमको एडी कंडीशन पैदा होगा, तो हीट भी होगा। जहां जहां कॉइलिंग है उसके अंदर आपको हर हाल में डालना पड़ेगा सॉफ्ट आयरन, क्योंकि आपकी ये मजबूरी है, आपको नहीं डालेंगे तो इफेक्ट घट जाएगा, और डालेंगे तो एडी करंट के रूप में आपका हीटिंग इफेक्ट डेवलप हो, एनर्जी लॉस होगा। तो अब हम लोग सोचिए कि मजबूरी में काम क्या होता है, अगर लॉस कम हो और फायदा ज्यादा हो तो काम तो हम लोग करते ही हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फायदा ज्यादा मिल रहा है, हम लोग के एडवांटेज ज्यादा है, लॉसेस एडी करंट है जो कम है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। यानी कि सब कुछ जानते हुए भी गलत काम कर रहे हैं, नहीं कि गलत काम करने से घाटा है, लेकिन घाटा है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा है, इसलिए लोग कर रहा है। अब देखिए दूसरी बात, अब बात ये आया कि एडी करंट को मैं मिनिमाइज, मतलब कम से कम कैसे कर सकता हूँ, एडी करंट डेवलप होगा लेकिन उसको कम करना है। तो पूरा एगो मेटल का अगर रॉड डाल देते इसके अंदर, पूरा मेटल का रॉड,
है ना। जब पूरा मेटल का रॉड डाल देंगे तब जानते क्या होगा, जब पूरा मेटल का रॉड डाल देंगे इसमें पूरा एकदम सॉलिड, तो ईडी करंट का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, थिन प्लेट, देखिए ये थिन प्लेट के जैसा बदला हुआ, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ये प्लेट के रूप में है आपका। जब देखेंगे तो देखिए ये प्लेट है, ये आपका अलग अलग भी हो सकता है। तो ये प्लेट के रूप में डाला हुआ रहता है, मतलब कि पतला पतला थिन प्लेट करके डाला हुआ रहता है। तो कैसे, उससे क्या फायदा होगा, तो थिन प्लेट जब कर दिएगा ना तो ईडी करंट होगा जो पैदा होगा तो सरफेस पर होता है, अब और सभी जगह होता है। अब इसमें ईडी करंट को कम करने के लिए इसको लैमिनेट करेंगे। लैमिनेट मतलब समझते हैं, इसे प्लास्टिक का वो लेयर चढ़ा देंगे और वो लिक्विड होता है, जब इस पर डालेंगे तो ये हर एक लेयर पर जाके बैठ जाएगा और करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो लॉस कहां से होगा, आप खुद सोच सकते हैं। करंट जब फ्लो होगा तभी लॉस हो सकता है, अब तो करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि हम उस पर प्लास्टिक का लेयर चढ़ा देंगे। सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं, ऐसे इसको कहते हैं लैमिनेशन। लैमिनेशन कर देंगे और लिक्विड एक सब्सटेंस है जो डाल देंगे तो इसके सभी लिक्विड जो के रूप में रहता है, सभी ईच एंड एवरी पॉइंट पर जाके वो क्या करेगा, एडी करंट को कम कर देगा। तो आपको जितने जगह आपके पंखा, छत पर लगा हुआ पंखा, जितने जगह मोटर है सभी जगह आपका एडी करंट डेवलप होता है, इसीलिए पंखा गर्म भी होता है। आज बताइए पंखा चला है तब पंखा का मुंडी क्यों गर्म हो जाता है, तो उस क्योंकि वहां एडी करंट पैदा हो रहा है, वो हीटिंग इफेक्ट कर रहा है, उससे आपका डेवलप हो रहा है। इस बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ईडी करंट से और भी जगह है, वो घर में आप लोग का चूल्हा होगा, इसको इंडक्शन फर्नेस कहते हैं आप लोग, इंडक्शन कुकर कहते हैं, कुछ तो कहते होंगे शायद, क्या नाम है उसका, इंडक्शन चूल्हा। हम लोग बिहारी है ना, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी बोलते हैं। इंडक्शन चूल्हा का नाम सुने हैं। Yes, sir. चूल्हा कहते हैं कि उसको फर्नेस कहते हैं घर में, ये बताइए। The furnace. इंडक्शन फर्नेस कहते हैं, तब तो आप अच्छे हैं। हमारे घर में तो इंडक्शन चूल्हा कहता है लोग उसको, पता नहीं, है ना। तो इंडक्शन फर्नेस भी ईडी करंट पर ही बेस्ड है। आप समझ लीजिए कि उसमें क्या होता है। इंडक्शन फर्नेस भी जो है आपका, जो चूल्हा है वो ईडी करंट पर कैसे बेस्ड है। एक्चुअली क्या रहता है देखिएगा, जो चूल्हा आप छुए हैं, Yeah. चूल्हा को आप छुए हैं, चूल्हा को उठाए हैं। Yes, sir. कैसा, क्या चीज का बना होता है, स्टील बॉडी रहता है या क्या चीज का बना होता है वो, ब्लैक ब्लैक रहता है उसका बॉडी, फाइबर का, The फाइबर मतलब steel. समझते हैं प्लास्टिक, Um, फाइबर या प्लास्टिक का बना होता है, सीधा सा बात समझ लीजिए। आप बताइए प्लास्टिक का कहीं चूल्हा हो सकता है क्या, तो हाँ प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है, फाइबर का क्यों बनाया जाता है, तो उसका रीजन ये है कि देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर जो है आपका एक क्वाइलिंग होता है उसके अंदर, ये ऐसा क्वाइलिंग होता है जिसमें करंट आप प्रोवाइड करते हैं और दो एंड है, यहाँ से दोनों एंड से करंट प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है बार बार, जितना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उतना से आपको करंट का डायरेक्शन यहाँ चेंज होता है, तो वेरी लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज होगा, करंट चेंज होता है बहुत तेजी से। और चारों तरफ जो है अगर फाइबर नहीं लगाएंगे तो सभी जगह हीटिंग इफेक्ट ये करने लगेगा, तो सभी जगह मतलब इंसुलेटर, किसी तरह का इंसुलेटर लगा दीजिए, सीधा सा बात है। और इसके जस्ट ऊपर एक मेटल का प्लेट रखा रहता है, वही हीट होता है, सिर्फ वही हीट होगा। इंडक्शन में तो यही तो एक फायदा है, सिर्फ वही हीट होगा जिसको आप हीट करना चाह रहे हैं, इसलिए उसके लिए कढ़ाई भी अलग आता है। सारा कुकर कढ़ाई उस पर काम नहीं करता है, कि करता है, घर में है सबके लिए अलग अलग कुकर कढ़ाई होता है उसका बनाने ला। यानी yes, sir. इंडक्शन, इंडक्शन फर्नेस भी ईडी करंट पर डेवलप है, किस पर है, ईडी करंट पर डेवलप है। बाकी आप मेरे नोट से पढ़ लेंगे, अब समझ में आ जाएगा। अब ईडी करंट में ज्यादा लेक्चर और भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ईडी करंट कहाँ होता है, ये बात पता चल गया है ना। उसको एक बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ सब कुछ है ना।
अब मेन टॉपिक है आपका आज, जिसको कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, या सीधा सीधा लिखिए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, देखिए इंडक्टेंस क्या होता है, तो सिंपल सा बात समझ लीजिए। कोई भी कॉइल लीजिए, क्या लीजिए, कोई भी कॉइल लीजिए आप। जब आप कॉइल लेंगे, क्या लेंगे, कॉइल लेंगे, कोई भी कॉइल लेंगे, एक कॉइल ले लेते हैं या फिर ऐसा ही कोई कॉइल ले लेते हैं, किसी तरह का कॉइल ले लीजिए, या तो ये कॉइल ले लीजिए या तो आप सिंपल एक कॉइल ले लीजिए, ऐसा एक ही टर्न वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात तो याद है कि इसका एरिया फिक्स्ड होगा। आप इसमें करंट चेंज कीजिए, करंट अगर चेंज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, क्योंकि हर एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको पता है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप याद किए हैं करंट सिस्टम के द्वारा, याद कीजिए वहां हर हाल में वो मैग्नेटिक फील्ड जो है हर हाल में करंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आपका करंट पर डिपेंड करता है। बात समझ लिया अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं बात बता देना चाहता हूं, या फिर जब उस पर डिपेंड करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया होता है। तो आप समझ सकते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कहीं भी डिपेंड करेगा। अगर एक कॉइल बन गया तो उसका एरिया आप बदल नहीं सकते हैं, उसके अंदर क्या बदल सकते हैं, सिर्फ करंट। जब भी कोई कॉइल बन जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ क्या बदल सकता है, आप करंट। तो कहता है कि इन एनी कॉइल, मतलब अब इतना समझ लिए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं। किसी भी कॉइल में, है ना, इन एनी कॉइल, इन एनी कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, change in magnetic flux is directly proportional to the, in any coil change in magnetic flux is directly proportional to the change in current, change in current। सीधा सीधा बात आप समझ सकते हैं, यानी डी फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई होगा। इक्वल करेंगे, कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको के इंटू डी आई कहेंगे। ठीक है, के इंटू क्या कहेंगे, डी आई कहेंगे। और के इज known as inductance of the coil, inductance of the coil, के को inductance of the coil कहते हैं। और एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, क्या, इंडक्टेंस, एस आई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या होगा, तो देखिए कॉइल का इंडक्शन देखिए, फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, या देखिए फ्लक्स का यूनिट बहुत सारा हो सकता है, क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया था टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को कहते हैं वेबर, तो इतना इक्वल टू क्या होगा, वेबर पर एम्पियर। और वेबर पर एम्पियर का एक स्पेशल नाम है हेनरी। क्या नाम है, हेनरी, इसीलिए एच लिख दिए हैं। क्या नाम है, हेनरी। यानी इंडक्टेंस ऑफ कॉइल का 3-4 यूनिट लिखा रहेगा, सब एक ही है, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, ऐसी को कहते हैं हेनरी। क्योंकि याद कीजिए माइकल फैराडे के साथ एक और साइंटिस्ट था जो वर्क किया था, सर जोसेफ हेनरी, उसी के नाम पर ये हेनरी आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ दो तरह का होता है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। तो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस।
म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये बात समझ गए होंगे। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक सेल्फ इंडक्टेंस। जरा गौर से समझ लीजिएगा बात को। सेल्फ इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं ना, वो कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। कैसे? कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है ना, कुछ ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा होता है। दो गो कॉइल रहेगा आपस में मिला हुआ है, और यहाँ पर इसको कहते हैं कपलिंग। आगे पढ़ेंगे, कपलिंग कहते हैं। कपलिंग मतलब जोड़ा लगाना। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। तो सेल्फ को एल से और म्यूचुअल को एम से, इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, जो भी कही जाए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से। है बस समझ में, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। चले आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बात समझ लीजिए इसी तरह से, आखिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी और संभावना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये हो गया, है ना। अब इसके बाद इसका टर्म देखते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स जो होगा, एल गुने डी आई होगा, और यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स जो होगा, एम इंटू डी आई होगा। क्योंकि देख लीजिए, के बदले ही एल और एम आया है। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। जब ये पहुंच गया तो ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी फॉर्मूला तो पढ़ भी किए थे। यानी यहाँ पर होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, फॉर्मूला होगा वोल्टेज डेवलप अक्रॉस कॉइल। अब बता दीजिए, ध्यान से समझिए अब इस बात को, इस कॉइल में वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ भी वोल्टेज डेवलप होगा। यानी सुन लीजिए, बात ध्यान से समझिए। अब कहीं भी कॉइल है तो कॉइल के पास वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन कब चेंज होगा? जब फ्लक्स चेंज करेगा तब। यानी ये चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता है, उसके कारण से वोल्टेज डेवलप होता है। बैटरी का काम करता है, सेल का काम करेगा। कैसा? तो एक बात बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर इस कॉइल में करंट जा रहा है, इस कॉइल में क्या जा रहा है? करंट। और अगर ये आई जो करंट है, जो समय के साथ साथ डिक्रीज कर रहा होगा, समय के साथ साथ क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। तो लेंज लगाइए, जो घट रहा है उसको घटने नहीं देंगे। तो घटने कब नहीं देंगे? जब आप कुछ ऐसा करेंगे, सॉरी, जब आप कुछ ऐसा करेंगे। करंट चूंकि उधर डिक्रीज करा था इसलिए। लेकिन यही अगर करंट इसमें ऐसा रहे, कॉइल ऐसा है, कॉइल में कोई तब्दीली नहीं है, ये करंट आई जो है समय के साथ साथ इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? इंक्रीज। और तब जब ये बैटरी का काम करेगा, तो बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे तुमको हम, और घट रहा है तो घटने नहीं देंगे तुमको। तो ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का बिहेवियर शो करेगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, सिंपल सा बात है। तो कितने तरह का इंडक्टेंस हुआ? दो तरह का, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद कर लेना है, कहीं भी इंडक्टेंस की बात आएगा सेल्फ का, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका हर हाल में, फाई बराबर। और म्यूचुअल इंडक्टेंस या सिंपली आप लिख भी सकते हैं, सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लिखना जरूरी है। आप फाई बराबर एल आई भी लिख सकते हैं, वो तो समझने भर दे रहे हैं कि आप क्या लिखे हैं। फाई बराबर एम आई भी लिख सकते हैं। आएगा समझ में? कोई कष्ट है किन्हीं को तो बतलाइए।
सीधा सीधा बात बतलाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। आ गया समझ में बात? Yes, देख लीजिए sir. बात। तो मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, देखिए तो sir. आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हर हाल में, है ना। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बतलाता हूं अब। देख लीजिए ध्यान से, इतना ही मैं क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा आप। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का टेक्निक आपको सिखा रहे, तरीका सिखा रहे। कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर देंगे डायरेक्टली, उसकी बात को बता रहे हैं। एक रिंग है जो ऐसा बड़ा है, देख लीजिए ध्यान से। एक रिंग जो है यहाँ पर ऐसे छोटा है। अंदर वाले रिंग का रेडियस है जो स्मॉल आर है, बाहर वाले रिंग का रेडियस है जो कैपिटल आर है। बाहर में करंट आई घूम रहा है। इसके चलते इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना है। दोनों कॉइल का क्या लेना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है कि क्या होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका, स्टेप्स बता रहे हैं, स्टेप्स। जिसमें करंट है उसके चलते, जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है उसके रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखिए। और यहाँ गिवन है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रेडियस है ना बहुत ही छोटा है। तो बताइए इस कॉइल के चलते, इस रिंग के चलते, इस रिंग के एरिया के अंदर, इस रिंग के एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ये बात आपको पता है कि ये रिंग है और रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ/2 I बटा रेडियस। तो मैं तो लिख दिया, इसके चलते फॉर्मूला निकाल दिया। पहला स्टेप क्या हुआ, याद हो गया? पहला स्टेप मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसमें करंट दिया हुआ है, जहां पर फ्लक्स निकालना है उसके चलते। दूसरा बार मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स में फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया। देख लीजिए ध्यान से। अब मैग्नेटिक फील्ड तो पता है आपको, μ0I/2R। और एरिया किसका लेना है? जिसके अंदर फ्लक्स निकाल रहे हैं इसका एरिया लेना है, πr² लेना है। फ्लक्स मेरे को निकल गया, दिस इज द इक्वेशन पहला हुआ। और एगो फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए, अभी ये यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अभी मिटाए भी नहीं थे, इसलिए नहीं मिटाए थे, आपको दिखाने के लिए कि mi होगा। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं, तो आपको समझदार है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जब m लिखेंगे तो सिर्फ इसका करंट यहाँ से गायब हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, जो कीजिए, इसके बदले लिखिए, जो करना कीजिए, लेकिन ये करंट डिवाइड हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा भाई? μ0πr²/2r, योर आंसर। ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द गिवन फिगर। समझ में आ गया होगा, तरीका पता चल गया और कैसे निकालता है, स्टेप्स याद हो गया होगा आपको हर हाल में। कि नहीं याद हुआ है? बोलिए जल्दी सब। देख लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। बस समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। देखिए आप तो बना लिए हैं, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल भी बनाने के लिए आपको तैयार ही रहना पड़ेगा हर हाल में। कि नहीं रहना है? आप खुद सोचिए। अब इसमें बहुत सारा टर्न है। इसमें ये कॉइल जो है ना, इसमें बहुत सारा है, इसमें कॉइल बना दिए, बहुत सारा टर्न है इसमें। इसमें करंट तो आई है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न जो है इसमें N1 है। इसके अंदर भी एक छोटा सा टर्न है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा टर्न है जिसका टर्न है N2 है। इस बाहर वाले का रेडियस है जो R1 है, अंदर वाले का रेडियस है जो R2 है। R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 है। देन फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आप लोग बनाइए जल्दी से, टाइम आपके पास आ गया है बनाने का।
फास्ट में बनाइए, आंसर हमको व्हाट्सएप पर भेजिएगा। कहाँ पर? हमारे व्हाट्सएप पर जल्दी से बना के भेजिए 9852263026, है ना? इस पर हर हाल में बना के भेजिए जल्दी से, है ना? जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, आंसर भेजिए फास्ट में आप लोग। जल्दी से फास्ट में भेजिए, हम वेट कर रहे हैं। चलिए, आप लोग तो क्वेश्चन बना दिए हैं और सब लोग का सही ही निकला है ना? तो हम भी लिख देते हैं डायरेक्ट, हमको भी लिखने में कोई कष्ट नहीं है। इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा एम, देखिए हम तो डायरेक्ट लिख देंगे भाई, क्योंकि पता है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, N1 होता है, म्यू नॉट होगा, 2 होगा, आई छोड़ देंगे, आई तो लिखेंगे नहीं, बाई आर होगा, तो इसका बड़का का रेडियस है जो R1 है ये होगा, इनटू एरिया होगा, तब पाई होगा, R2 का स्क्वायर होगा, लेकिन एन टर्म इसका भी है तो इसलिए N2 भी होगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्या कोई परेशानी है आप लोग को? देख लीजिए, तो हम फिर से क्वेश्चन देंगे, अब की बार देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं। अब की बार एक सोलेनोइड है, अब की बार जो है एक सोलेनोइड है, क्या है? सोलेनोइड है, ऐसा है, ये सोलेनोइड है, ऐसा बहुत सारा टर्म है, पता नहीं, लेकिन सोलेनोइड में वो अथी होता था, टर्म होता था एन, याद है कि एन क्या होता था? ये होता था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न upon पर length. यूनिट लेंथ होता था, याद कर लीजिए। अब मैं लिख दिया हूं ऐसे आप लोग को, और इसकी लेंथ जो है एल है, इसकी लेंथ क्या है? एल है। इसका रेडियस जो है, कॉइल का रेडियस है, इसका रेडियस है जो है, इस कॉइल का रेडियस है जो R1 है। इसके अंदर रेड से एक कॉइल रखें, एक ही टर्न का कॉइल रख रहे हैं, एक ही टर्न का कॉइल है, ये रेड वाला रखें, एक ही टर्न का है, इसका रेडियस है जो R है, इस रेड वाले का रेडियस क्या है? आपका R है। लेकिन यहाँ पर R1 जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन R है, दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझ सकते हैं वही है। इसमें करंट I डाल दिए हैं, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिखाना है रेड वाले में। क्या होगा? जल्दी से फास्ट में बनाइए और हमको बना करके भेजिए जल्दी से, यही व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से फास्ट में। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, हम पहले ही बात बोले थे कि सोलेनोइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले। देखिए प्रोसेस यही है, प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं, बदलाव नहीं है, वो म्यू नॉट एन आई होता है, ये बात आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके टर्न से पार करेगा, इसलिए फ्लक्स जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और एक फ्लक्स का फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं कि एम आई होता है, पहला। दूसरा आप समझ सकते हैं कि m बराबर जो होगा अब म्यू नॉट एन और पाई आर स्क्वायर होगा आंसर। एनी प्रॉब्लम? प्रोसेस को याद कीजिए, फार्मूला हम बोले थे चौथा नंबर चैप्टर का सारा फार्मूला यूज करेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर से यहीं पर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये MI क्यों लिए? क्या? MI. एम आई, फाइबर और एम आई होता है ना, फार्मूला भी तो वो लिखे थे, एनालॉग लीजिए दोनों से तब ना इक्वल आएगा। ये दो क्वेश्चन बताए, दोनों हम ये लिए हैं, उसके बिना क्वेश्चन कैसे बनेगा? Yes, sir. देखिए अब इसमें करंट आई दिए हैं, इस बाहर वाले के लिए, ब्लैक वाले के लिए मैं लिख रहा हूं N1 टर्न है, N1 है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जैसे वहां लिखे थे, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। लेंथ ऑफ सोलेनोइड है जो L है, इसके अंदर एक छोटा सोलेनोइड रेड वाला है, लेकिन लंबाई उतनी ही है, देखिए सोलेनोइड एक और डाल रहे हैं यहीं से, लेकिन उसका जो टर्न है इस तरह से अलग है रेड वाले का, ठीक है?
रेड वाले का जो टर्न है वो N2 है, इसका रेडियस R2 है, रेड वाले का। अब ब्लैक वाले का, तो देखिए बात ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। जो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है समझ लीजिए बात को, लेंथ दोनों का है, और यहाँ पर एक ये भी टर्म दिया हुआ है कि रेड वाले का रेडियस बहुत कम है, R2 जो है वेरी वेरी लेस देन R1 है। ठीक है, तो आपको इसमें अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है जल्दी से, जितना जल्दी देखते हैं कौन बना के भेजते हैं। टेंशन मत लीजिए। हाँ, सही है। सोलानी आपका सही है। प्रियांशी, गौरव, जल्दी से भेजिए बना करके। फास्ट में एकदम भेजना है, बना करके जल्दी से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है, स्टेप याद कीजिए, प्रोसेस याद कीजिए, देखिए मजा आ जाएगा एकदम। 100% आप कह रहे हैं, एकदम मजा आने वाला है। खाली स्टेप्स याद रखिए। देखिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जिसमें करंट दिया है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लिखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले में दिया हुआ है, बाहर वाले को N1 R1 से लिख रहे हैं, तो बाहर वाले के चलते मैग्नेटिक लिखेगा म्यू नॉट N1 I, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। टेंशन मत लीजिए। अब बताइए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, इस तरह से पार करेगा इसके लूप में, यहाँ से निकलेगा बाहर। तो एक बात तो ध्यान है कि 1 टन से पार करेगा, 2 टन से, 3 टन से, 4 टन से, 5 टन से, 6 टन से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 1 टन के लिए क्या होगा, 1 टन से पार करेगा तो एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया N1 I इंटू एरिया। एरिया किसका लेगा है, रेड वाले का, पाई R2 स्क्वायर। अब आपको ये गिन के बताना है कि रेड वाले का नंबर ऑफ टर्न कितना है, गिन के बताइए जल्दी से। तो रेड वाले का नंबर ऑफ टर्न मैं गिन के बता देता हूं, देख लीजिए। N2 बराबर होगा रेड वाले का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। N2 बराबर लिखिएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न बराबर हो जाएगा N2 बराबर N2 इंटू L। तो इतना फ्लक्स हुआ एक लूप के चलते, तो टोटल फ्लक्स निकालिएगा तो N2 इंटू L नहीं होगा, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन फाई बराबर MI होगा, दोनों को जब इक्वल करेंगे तो I केवल कट जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू लेंथ। बात आया समझ में? नहीं समझ में आया तब बोलिए कि सर नहीं आया, डाउट पूछिए, सॉल्यूशन बताने के लिए मैं तैयार हूं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, बस बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो बन गया था, मेरे को लगा गलत है मेरा। अच्छा, इसीलिए नहीं भेजे थे। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट निकालने का तरीका सिखा दिया ना आप लोग को, अभी भी टेंशन है? नो सर। तो इसके बाद 2 चीज इस चैप्टर का और बचा है, पढ़ा ही देता हूं, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, है ना। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया, यहाँ पर बात समझ लीजिएगा, और तरीका सब कुछ याद कर लीजिएगा हर हाल में, है ना। और देखिए एनसीईआरटी बुक अगर होगा पास में तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अभी आप निकाले हैं उसी का डेरिवेशन दिया है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस की आप बात कीजिए तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसका लेंथ L है, रेडियस R है, नंबर ऑफ टर्न N है।
तो अपने के चलते अपने पर जब इफेक्ट होगा सेल्फ इंडक्टेंस तब म्यू नॉट होगा। और ऐसे फार्मूला क्या आया था आप खुद सोच लीजिए, देख लिया अभी N1 N2 आया था, तो N1 के बदले भी N होगा, N2 के बदले भी N होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सब सेम ही में, इसी का फ्लक्स इसी में जा रहा है। और म्यू नॉट था और पाई आर स्क्वायर होगा, आई इंटू एल था। यानी कि आप समझ लीजिए कि क्या होगा यहाँ, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस याद है तो सेल्फ इंडक्टेंस का भी याद हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एल। देख ली ध्यान से। और सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूला आप खुद सोचिए। वॉल्यूम ये है पूरा, ले आइए इधर, एन म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही है, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2 हो जाएगा। किसके लिए, सोनार्ड के लिए। तो ये सब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर होगा। और क्या हो सकता है देखिए ध्यान से। देखिए अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपको पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अगर इंडक्टर से आप करंट पास करवाते हो तो याद कीजिएगा इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा। क्या होगा स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, इसमें करंट पास करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, क्योंकि बैटरी का काम तो ये पहले करता था, इसमें एनर्जी भी स्टोर होने लगेगा। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का डेरिवेशन देखिए क्या होगा। मतलब हेडिंग मैं इधर लिख देता हूं, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए एक बात तो पता है आपको, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ, वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर, एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े थे, वर्क डन पर चार्ज। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला हो गया यहाँ डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ई और आई इंटू डी टी होगा। देखिए वर्क डन जो है हीटिंग इफेक्ट होता है ना, वी आई टी, लेकिन यहाँ टाइम के बदले स्मॉल टाइम इसलिए स्मॉल वोल्टेज कर दिए हैं। अब आपको ऑल्सो पता है कि इंडक्टर में होता है -L/di/dt, ये बात आपको पता है, मॉड लगा दीजिए तब। तो इसलिए वर्क डन बराबर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं भाई, L/di/dt इंटू आई इंटू डी टी। तो dt गायब हो गया। यानी वर्क डन जो होगा इसमें, स्मॉल वर्क डन, जब करंट बढ़ेगा इसमें, करंट ग्रोथ करने लगेगा, तब होगा L/I इंटू डी आई। करंट के फंक्शन में इसमें करंट ग्रोथ करेगा या डिक्रीज करेगा, करंट चेंज करेगा तभी, इसीलिए इस तरह से चेंज किए हम। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से, हम ये चाहते थे इसमें करंट के फंक्शन आए, क्योंकि करंट चेंज होता है तभी इसमें वोल्टेज डेवलप होता है और तभी वो एनर्जी स्टोर करता है। तो टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क निकालिएगा तो इंटीग्रेट कीजिएगा, एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा आई इंटू डी आई का। मान लेते हैं इसमें शुरुआत में एकदम इनिशियल में करंट 0 था, अब बाद में करंट मैक्सिमम आई हो गया, बढ़ते बढ़ते आई हो गया, तो 0 से आई तक इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेशन तो पता ही है आपको, हाफ L/I² हो गया। और यही वर्क डन स्टूडेंट को दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ L/I²। याद कर लीजिए क्या होगा, हाफ L/I²।
इस फॉर्मूला को याद करना, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होगा। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं जिसको क्या समझना है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। जब यहाँ बात इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए क्या है। अब एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्टर में बात बराबर है। एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। क्या होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम? तो सबसे पहले U बराबर है हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर का फॉर्मूला अभी अभी याद किए थे, याद कीजिए सेल्फ इंडक्टेंस का, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम था पाई स्क्वायर इंटू लेंथ था। इंडक्टर का फॉर्मूला एल का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इंडक्टर का फॉर्मूला पुट कर दिए वहां पर। इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अभी अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, आप रिकैप करके देख सकते हैं उसको, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो एनर्जी बटा वॉल्यूम होगा। जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा ये वॉल्यूम वाला पार्ट गायब हो जाएगा, आपको आ जाएगा सिर्फ आंसर हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। इस फार्मूला में अपने मन से कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, इसलिए म्यू नॉट से ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं। क्या चीज से? म्यू नॉट से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेते हैं। जब म्यू नॉट से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेंगे तो याद कीजिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 म्यू नॉट बचा हुआ रह जाएगा। गौर से समझ लीजिए 2 म्यू नॉट बचा हुआ रह जाएगा। आई तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई और ये फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यानी कि याद कीजिए एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और एक बात और याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है ये तो फॉर्मूला है ही एनर्जी डेंसिटी का, लेकिन एक बात और याद कर लीजिए इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो हर हाल में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होगा। जबकि यही बात जब हम कैपेसिटर में पढ़ते थे, कैपेसिटर में याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होता था फॉर्मूला वो होता था हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर याद कीजिए, वहां हाफ सी वी स्क्वायर यहाँ हाफ एल आई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इसमें एनर्जी स्टोर होता था, एनर्जी डेंसिटी याद कीजिए हाफ तो था ही, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। याद कीजिए कैपेसिटर के देखिए ना हाफ हाफ दोनों में है, म्यू नॉट रेसिप्रोकल होता है एप्सिलॉन नॉट का, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां और यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ये होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। एनर्जी डेंसिटी जो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है। बहुत बार पूछा हुआ कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में, कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समाप्त हुआ। कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका समाप्त हुआ। इसके लास्ट में एक बचा हुआ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो है ना, समझिए कि आपका एसी का शुरुआत है, बस समझ लीजिए। मेनली आपको यहीं तक इसे पढ़ना है, ये छोटा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है।